वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और उसे अंतिम रूप दे रहे होंगे। जो भी इस चैनल पर भी नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने सहपाठी हैं, वो चैनल को शेयर भी किए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। जो लोग हमसे जुड़े हैं उन लोगों को पता है कि युक्ति आईएएस आप लोगों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म, किस रूप से प्लेटफॉर्म और कितने बेस्ट फैकल्टी के साथ आप लोगों के सामने आया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो चलाई जा रही है युक्ति आईएएस के द्वारा, उससे जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे आप वेबसाइट www.yuktiias.com आप वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, ऐप का यूज़ कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं तथा टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उससे पहले जो भी टेस्ट यहाँ कराए जाते हैं वो किन किन चीज़ों पर कराए जाते हैं, किन किन सेक्टर में कराए जा रहे हैं, उससे संबंधित देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को कोर्स के रूप में मिलेगा यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी यानी राजस्थान पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ पीसीएस अभी आप लोगों को अवेलेबल कराए जाएंगे। ये सेगमेंट प्रॉपर वे से आप लोगों को अवेलेबल हो रहे हैं, जिसमें से सभी के टाइम टेबल निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ आप लोग इस युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप www.yuktiias.com पर या युक्ति के ऐप पर आप कमीशन के स्टूडेंट होने के साथ साथ और भी जो स्टूडेंट है जो सिविल सर्विसेज तैयारी करते हैं, उसके अतिरिक्त भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एसएससी बूस्टर के नाम से एसएससी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए चलाया जा रहा है। बैंकिंग स्टूडेंट के लिए बैंकिंग बूस्टर कार्यक्रम चलाया जा रहा है युक्ति के ही प्लेटफॉर्म पर। रेलवे के लिए यूपी बिहार एसआई स्टूडेंट है, उनके लिए। साथ ही साथ और भी गवर्नमेंट एग्जाम है, जैसे DRDO, आपको एयरफोर्स बूस्टर, सभी प्लेटफॉर्म इस पर चलाए जा रहे हैं। आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए और एक बेहतर यहाँ पर आपको अनुभव प्राप्त होगा, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जॉब पोर्टल अवेलेबल है, जिससे आप जॉब आप सर्च कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो भी आपका गवर्नमेंट का वैकेंसी आ रही है उसको यहाँ देख सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। था यह युक्ति आईएएस एक ए वे टू सक्सेस एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें वन स्टेप पॉइंट पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होगी। जैसे इसके जुड़ने का और भी माध्यम, जैसे आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। किसी प्रकार के कोई क्यूरी दिए गए नंबर था, ईमेल का उपयोग कर सकते हैं। इसका नारा भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। इस प्लेटफॉर्म का आप इस संदर्भ में समझ सकते हैं कितने बेहतर रूप से आप लोगों को सामने लाया है युक्ति आईएएस। उसके साथ ही साथ बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके संबंध में कुछ बातें आप लोगों को फिर से पुनः दोहरा दूं, क्योंकि बहुत से क्यूरी ऐसी आई है जिनको अभी तक उन चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं। तो चलिए मैं समझा देता हूँ पुनः, जिसमें टोटल 21 टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें 1 टेस्ट फ्री है। सब्जेक्टिव आपको जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, करंट हुआ, प्लस बिहार स्पेशल हुआ, साइंस हुआ, सभी टॉपिकों पर सब्जेक्टिव 7 टॉपिक कराए जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक में 150 क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। फुल टेस्ट जैसे पॉलिटी का होगा तो 150 क्वेश्चन, हिस्ट्री का होगा तो 150 क्वेश्चन, इसी तरह सभी सब्जेक्टिव टॉपिक पर। साथ ही साथ आपको फुल टेस्ट आप लोगों को 13 अवेलेबल कराए जाएंगे। और जो टॉप होंगे 67 बीपीएससी के एग्ज़ाम में, टॉप 500 स्टूडेंट, जल्द से जल्द इसको ले एडमिशन आप लोग, ताकि 500 स्टूडेंट जो टॉप होंगे उनको 1,21,000 का कैश प्राइज़ भी दिया जाएगा। ये युक्ति आईएएस के तरफ पे आप लोग को कैश रिवार्ड दिया जाएगा ताकि आप लोग इसका उपयोग कर सकें। तो इसका रजिस्ट्रेशन आप लोग स्टार्ट है। विभिन्न कूपन आप लोग को विभिन्न टेलीग्राम, फेसबुक, अभी सभी जगह इसका शेयर किया गया, आप लोग इसका यूज़ कीजिए। नहीं तो युक्ति स्मॉल में युक्ति लिखिएगा, युक्ति आईएएस 30 और 20 आप लोग कोड यूज़ कीजिएगा, युक्ति आईएएस 30 और 20, तो आपको छूट मिलेगा। जो ये निर्धारित फ़ी है उस पर टोटल फ़ी जो 699 था, जिसे डिस्काउंट कर 199 किया गया है। और इस कोड का भी उपयोग आप लोग करके इस पर 199 का भी पर आप यूज कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ ही ये जो उपलब्ध होगा टेस्ट वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि एसएससी बूस्टर के रूप में क्या क्या स्कोर बूस्टर चलाया जा रहा है, जिसमें आपको
399 रुपया में ओनली वन आप 2000 टेस्ट दे सकते हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उससे संबंधित जो भी टेस्ट सीरीज होगा ये 2000 होगा केवल 399 में। इंडिया का सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म आपको यह उपलब्ध कराता है। आप समझ सकते हैं 399 में केवल 2000 टेस्ट, आपको 2000 टेस्ट केवल 399 में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पर टेस्ट एक रुपया से भी कम रुपये में आपको पैसे के हिसाब से तो आप लोगों को इसके खर्च होगा। तो आप समझ सकते हैं आज के टाइम में पॉइंट के हिसाब से कितना रुपया खर्च हो रहा है, आप लोग खुद आकलन कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि इस सेगमेंट के जो भी स्टूडेंट उनको लाभ हो, क्योंकि बहुत कम फी पर सारी सेवाएं उपलब्ध है क्वालिटी के साथ, क्योंकि क्वालिटी के साथ यहाँ समझौता नहीं किया जा सकता। जो भी आप लोग देख रहे होंगे पीडीएफ, उससे आप लोग समझ रहे होंगे उस पीडीएफ को देखकर। एसएससी बूस्टर केवल लेते हैं तो 199 पर 500 टेस्ट अवेलेबल कराया जाएगा केवल 199 रुपीज़ में। तो देख सकते हैं इसी प्रकार रेलवे के जो स्टूडेंट होंगे, बैंकिंग के स्टूडेंट होंगे, उनको केवल 199 में ही 500 टेस्ट कराए जाएंगे, जिसके सबकी वैलिडिटी 1 साल होगी और रेलवे वाले भी 199 में करा सकते हैं। दिए गए लिंक से आप लोग संपर्क किए, दिए गए कॉन्टैक्ट से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है उस पर हम लोग बात करेंगे, क्या है नहीं है, किस रूप से हम लोग को देखना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या था आज के जो टेस्ट सीरीज लिया गया उसमें पहला प्रश्न था आप लोगों को, एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिएगा आप लोग। हाँ, पहला प्रश्न था बिहार जो विधानसभा चुनाव 2020 हुआ उसमें कितने सीटों के साथ भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो चुनाव हुए, एक सेकेंड, थोड़ा सा फ़ॉन्ट को लेकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। चलिए अब सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं। जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 हुआ गत वर्ष, उसमें कितने सीटों के साथ भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो पार्टी से भी आप लोग को प्रश्न देख लेना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो भी जीतती है या उसके आसपास के जो चुनाव होते हैं, जैसे पंचायत चुनाव इस बार हुआ बिहार में, तो इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस सब पर, आप लोग इस टॉपिक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लोगों को होगा ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। सॉरी, ऑप्शन यहाँ पर आपको 72 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? 72, 73, 74, 75। तो ऑप्शन सी आपको होगा, आपको सही उत्तर होगा। इसका 74 सीट के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, जबकि 75 सीट के साथ कौन था? आपको राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी था। तो ये सभी लोग अभी तक जानते होंगे, पर मैं यार जो प्रश्न शामिल किया गया वो केवल रिव्यू पॉइंट के व्यू से किया गया था, ताकि आप लोग इन चीज़ों पर भी ध्यान दें, क्यों यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखिए, क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या नहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं उसको देख लेते हैं। वर्ष 2020 के 243 सीटों के साथ बिहार जो चुनाव हुए थे, 75 सीट के साथ राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी, जबकि 74 सीटों के साथ आपको भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। जनता दल यूनाइटेड दल कुल 43 सीटों के साथ 43 सीट प्राप्त हुई, जबकि उससे पूर्व के चुनाव में यह बड़ी पार्टी उभर के सामने आई थी। वर्ष 2020 में विधान जो सभा चुनाव हुए थे, राजनीतिक गठबंधन को 125 सीट प्राप्त हुआ और जो महागठबंधन था उसे 110 सीट प्राप्त हुई, जबकि अन्य को 8 सीट प्राप्त हुई थी। तो ये सीटों का बंटवारा जिस रूप से हुआ, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है अगले एग्जाम में आप लोगों को ये प्रश्न देखने को मिले। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को है, आप लोग युक्ति IAS का जो भी वेबसाइट है उसे यूज़ कीजिए, क्योंकि आप लोग को बहुत बेहतर ही वहाँ पर आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि वहाँ PIB, करेंट अफेयर्स और जॉब जो पोर्टल है वो आप लोग को रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। कोई भी क्वेरी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले पवन चामलिंग निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल के संस्थापक अध्यक्ष थे। लास्ट प्रश्न में आप लोगों को पूछा गया था बिहार में सबसे लंबे समय का जो
मुख्यमंत्री कौन थे। तो अब देखिए यहाँ पर भारत में से प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न ये भी हो सकता है कि किस राजनीतिक संगठन दल के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, जो भी लंबा मुख्यमंत्री रहा है, तो इसके संदर्भ में प्रश्न देखने को मिल सकता है। और इस बार बीपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वह जो मेन स्ट्रीम के प्रश्न होते हैं उससे इतर होकर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पद जितनी है, संख्या ज़्यादा है, प्लस जो अपीयर हो रहे हैं छात्रों की संख्या भी ज़्यादा है। तो इसके संदर्भ में कटअप के साथ भी आपको कटअप जो मानक कटअप 108 था पिछले बार, तो इसके इर्द गिर्द जो वो कटअप रहेंगे उसके आधार पर यह कहा जा सकता है प्रश्न की संख्या जो होगी या तो लेवल उसका टफ होगा या तो आपको कटअप इतने 108 के आसपास ही होगा। तो दोनों स्तर से आप लोगों को तैयारी करनी है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आप लोग ध्यान में रखना है। मेन स्ट्रीम के इतर जो प्रश्न होंगे उनको भी ध्यान में रखना है। तो इसका देख लेते हैं क्या है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे इससे पूर्व कौन थे। पवन चामलिंग से पूर्व भारत में सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन थे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो चलिए इसके संदर्भ में देखते हैं कौन से। डेमोक्रेटिक फ्रंट सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष थे चामलिंग। दूसरा डेमोक्रेटिक फ्रंट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ऑप्शन सी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक फ्रंट। और इसके बाद नेक्स्ट से उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप लोगों को सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट होगा, ऑप्शन सी आपको सही उत्तर होगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो भी अभ्यर्थी है उसे आप लोग एक्सप्लेनेशन को देखिए और जो भी उत्तर हो आप लोग टैली करते जाइए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। भारत में सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री रहने वाले पवन चामलिंग सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट नामक राजनीतिक दल के संस्थापक सदस्य थे। देश में सबसे लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल का रिकॉर्ड उन्होंने 19 अप्रैल 2018 को तोड़ दिया। किनका तोड़ा, ज्योति बसु जो इससे पूर्व थे। पवन चामलिंग 23 वर्ष 4 माह 17 दिन अर्थात कुल 85-39 दिन के शासनकाल के दौरान ज्योति बसु के रिकॉर्ड था उनको तोड़ते हुए सबसे लंबे मुख्यमंत्री के रूप में अपना नाम दर्ज किए हैं। यह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के ज्योति बसु 21 जून 1977 और से 6 जून 2020 तक बंगाल के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु। और ये कहाँ के थे, पवन चामलिंग आपको कहाँ के थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि प्रश्न आपको यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। बिहार के संदर्भ में लास्ट जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था वहाँ पर आप लोग बताया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको 124वां संविधान संशोधन विधेयक कितने मतनांतर, अर्थात यहाँ मतांतर भी हो सकता है, मतनांतर भी हो सकता है, आप लोग देखिएगा शब्द पर जाइएगा, अर्थात मतनांतर में लोकसभा से पारित किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक था, इसलिए यह भी पूछ सकता आप लोग से कितने मतों के अंतर के साथ यह पारित हुआ लोकसभा अर्थात राज्यसभा में। तो यह कितने से हुआ ये देख लेते हैं। 280 बाय लोकसभा में 280 यानी पक्ष में जो पढ़ा और विपक्ष अर्थात मत का अंतर का मतलब यही हुआ 280 या 46, फिर 291 या 35 या 312 या 14 के मतांतर से 323 और 3 यानी पक्ष में 323 या 3 विपक्ष में पड़ा। इसी प्रकार सारे जगह आप लोगों को देखना है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रकार यह क्यों पूछा गया है आप लोग को अभी समझ में आएगा, क्योंकि यह संशोधन विधेयक, इसका सही उत्तर होगा 323। अच्छा 323 वोट आपको पक्ष में पड़े इस 124वां संविधान संशोधन विधेयक पर और केवल 3 विपक्ष में पड़े हैं। और बताइए कमेंट बॉक्स में वर्तमान में लोकसभा में कुल सीट कितने लोग हैं। तो इस प्रकार देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन के तौर पर। एक्सप्लेनेशन है 124वां संविधान संशोधन 123:3 के मतांतर लोकसभा में पारित किया गया, जबकि राज्यसभा में यह विधेयक 165/7 के मतांतर से पारित किया गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात समान श्रेणी के आर्थिक दृष्टि के यहाँ पिछड़े लोगों के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो 103 संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में स्थापित किया गया। तो समझ सकते हैं आरक्षण के मुद्दे पर 323 के वोट से
पक्ष में वोट पड़ा दिया गया है, तो इस संबंध में आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो भी महत्वपूर्ण विधेयक होंगे या संविधान संशोधन होंगे, तो आप लोग इस बार को लेकर, इस बार जो एग्ज़ाम होगा 67 बीपीएससी, उसमें आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को देख लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट 7A जो है, प्रोजेक्ट 7A के तहत कुल कितने युद्धपोतों का निर्माण किया जाना है? तो 7A के तहत ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 9, ऑप्शन 11। डी में ऑप्शन 11 है, उपरोक्त कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसके तहत प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट 7A चलाया जा रहा है, जिसके तहत कुल 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा या किया जा रहा है। तो इसी के संदर्भ में देख लेते हैं क्या है। प्रोजेक्ट 7A के तहत कुल युद्धपोत का निर्माण किया जाना है। इसके निर्माण के इस्तेमाल में की जाने वाली 80% की सामग्री स्वदेशी होगी या स्वदेशी तकनीक से निर्मित की जाएगी, जो 80% होगा, जिसमें जो इन 7 युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा उसमें जो 80% का रॉ मटेरियल जो भी लगेगा वो स्वदेशी होगा। 4 युद्धपोतों का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई, और 3 युद्धपोत का निर्माण कौन करेगा? गार्डन रीफ शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा, बम्बई और कोलकाता के द्वारा किया जाएगा। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह बार बार आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो इस रूप से हिमगिरी युद्धपोत प्रोजेक्ट 7A के तहत आपको GRSE के जो है उसके द्वारा निर्मित किया जाने वाला स्टील पोत में से प्रथम है। तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, जो आपको इस श्रेणी 7A के श्रेणी के तहत प्रथम युद्धपोत का निर्माण कौन सा है? तो हिमगिरी युद्धपोत। तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, जिसका प्रथम अवतरण कब किया गया? 14 को किया गया, 20 में किया गया, 14 दिसंबर 2020 को। तो ये प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको क्या प्रश्न है? नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यूएन कन्वेंशन जो है के पक्षों का 14वां शिखर सम्मेलन COP14 भारत के नोएडा में संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी प्रकाश जावड़ेकर। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन के तौर पर देख लेते हैं क्या है। मरुस्थली से निपटने के लिए यूएन कन्वेंशन के पक्षों को 14वां COP14 जो कराया गया, उसमें भारत के नोएडा में संपन्न कराया गया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 2 सितंबर आपको 2019 में किया गया था। इस सम्मेलन में 176 देशों के 7,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। ये आपको इससे स्थापित जो भी है UNCD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डिसेबिलिटी, जो मरुस्थलीकरण से संबंधित सम्मेलन में भारत में किया गया यह प्रथम अवसर था। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि भारत में प्रथम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसफिकेशन का जो मरुस्थलीकरण का जो सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया या कहाँ आयोजित किया, यह भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो इस संबंध में आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न। नेक्स्ट है प्रश्न, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। जल शक्ति मंत्रालय का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया है? तो देखिए, जल शक्ति मंत्रालय चर्चा में रहा है और रह रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि जो भी कार्य किए जा रहे हैं जल शक्ति का नामकरण, मंत्रालय का नामकरण अलग रूप से किया गया है। तो इस रूप से इसका गठन कब किया गया? जनवरी 2019, अप्रैल 2019, मई 2019, मार्च 2020 या उपरोक्त एक में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मई 2019 में किया गया है।
तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। जल शक्ति मंत्रालय का गठन मई 2019 में। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावटी, जबकि प्रहलाद सिंह पटेल और बिंदेश्वर टुडू इस मंत्रालय के राज्य मंत्री है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्य मंत्री कौन होता है, उसका वरीयता क्रम किस रूप से है, अर्थात कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद आपको मंत्रालय मंत्री, उसके बाद आपको होता है नेक्स्ट आपको राज्य मंत्री, या इस रूप से किस रूप से, तो इसका वरीयता क्रम किस रूप से आता है। तो आप लोग यहाँ से प्रश्न बताइए कि कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल जीवन मिशन ग्रामीण भारत सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू जो होगा नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लागू किया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जल जीवन मिशन के संबंध में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को है 7वां नंबर का प्रश्न क्या है? 7वां नंबर में आप लोग का प्रश्न देख लेते हैं। हाँ चलिए, इस प्रकार के प्रश्न को भी तैयार करके रखिएगा क्योंकि ट्रेंड इस बार अलग होने वाला है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में से कब आयोजित किया गया था? तो या तो प्रथम बोल सकते हैं या प्रथम अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर लिखना चाहिए था। ये आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ईयर देकर, या प्रथम कर सकता है। तो टफ करना होगा तो ईयर कर देगा या इस संदर्भ में। तो देखते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1952 में आयोजित किया गया, जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन मुंबई में हुआ था। और इसके बाद आपको जबकि वर्ष 2004 से आपको गोवा में कराया जा रहा है, लगातार वहां से कराया जा रहा है। और जबकि 21 में 91वां आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 से 14 जनवरी 2021 में आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन आप लोगों को नेक्स्ट फिल्म में नेक्स्ट जो लास्ट आपको जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था उसमें आपको पूछा गया था। तो उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको शामिल कर लिया गया एक्सप्लेनेशन के तौर पर। समापन किस फिल्म से, उद्घाटन किस फिल्म से किया गया था? इन अंडर राउंड। निर्देशक कौन थे? थॉमस विंटरबर्ग। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल सकता है। समापन फिल्म किस से हुआ था? वाइफ ऑफ द स्पाई से। निर्देशक क्योशी कुसोसावा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो आप लोग युक्ति का पोर्टल यूज़ कीजिए। टेलीग्राम जो भी लोग अभी तक हैं नए, उस टेलीग्राम को यूज़ कीजिए। क्विज होते रहते हैं। और उसके साथ ही साथ जो भी क्यूरी हो दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट प्रश्न है 8वां। 9 जनवरी 2021 में आयोजित किया गया प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में कौन सा क्रम था? तो ये किस क्रम का था आप लोगों को प्रश्न में यह पूछा जा सकता है। यह प्रवासी या ट्रिपल स्टार का प्रश्न है, यहाँ से जरूर प्रश्न देखने को मिलता है। तो पहला है ऑप्शन 15वां, दूसरा ऑप्शन 16वां, 17वां, 18वां, और यह ऊपर में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन इसका सही उत्तर बी 16वां था इस 2021 में जो आयोजन जिसको किया गया। तो इसी प्रकार 2022 में जो 9 जनवरी को आयोजित हुआ उसका फिर आपको 17वां हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग देखते हैं वर्चुअल तरीके से मनाया गया। मुख्य अतिथि कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रकाश संतोखी है। प्रथम प्रवासी भारतीय आयोजन कब किया गया था? 2003 में किया गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देख लेने हैं। यह दिल्ली में आयोजित किया गया था, जबकि 5वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 2007 में किया गया। तथा 10वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कब किया गया? 2012 में जयपुर में आयोजित किया गया। विगत 15वां आपको यह क्रम भी पूछ सकता है, पहला, 5वां, 10वां, 15वां, और नेक्स्ट 20वां आपको पूछेगा जब आ जाएगा आसपास। तो आपको क्रम भी 5 के फॉर्मेट में याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन है, और 15वां का मुख्य अतिथि कौन था ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है प्रश्न में आपको यहाँ से भी पूछ सकता है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे प्रविंद जगन्नाथ। नेक्स्ट प्रश्न आपको है 9वां प्रश्न, आप देख लेते हैं क्या है 9वां प्रश्न आपको। निम्नलिखित में से किस समुदाय नवीनतम अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया? निम्नलिखित में से कौन ऐसा समुदाय है कि समुदाय को नवीनतम अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन पहला है पारसी, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन सी ईसाई, उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन आप लोग इंग्लिश वाले भी देखते रहिए। चलिए देखते हैं क्या इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन जैन होगा, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि यह
जनवरी 2014 में केंद्र सरकार द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्रदान किया गया। इससे पूर्व केवल मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का रूप दर्जा प्राप्त था। तो समझ सकते हैं नवीनतम रूप से या पूछा जाए या वर्ष में पूछा जाए तो 2014 या नवीनतम पूछा जाए तो जैन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। जनगणना 2012 के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग 45 लाख जैन समुदाय है, जो कि कुल जनसंख्या मात्र 0.4% है। यह बहुत ही संपन्न परिवार होते हैं, तो इसके संदर्भ में आप लोग को देख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं। क्या है 10वां प्रश्न? 10वां प्रश्न आपको है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार इससे प्रश्न जरूर होंगे, आप लोग को ध्यान रखिएगा, इससे ज़रूर प्रश्न होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2000 भारत में कौन सा स्थल मिश्रित श्रेणी में है? तो 3 श्रेणी में, जबकि लास्ट में मैं आप लोग लास्ट जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ तो वहाँ पे भी बताया था 3 श्रेणी विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि ये कौन कौन सा श्रेणी है। तो पहला देख लेते हैं ऑप्शन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, नंदा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम को विरासत सूची के जो श्रेणी है मिश्रित श्रेणी में, और यह एकमात्र है जो मिश्रित श्रेणी में है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न के आपको याद रहेंगे। यहाँ काजीरंगा को मिला है, नेशनल सुंदरवन को मिला है, पर किस श्रेणी में किसे मिला है इससे आप लोग मिस कर जाइएगा, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि अब तक कितने को श्रेणी को विश्व विरासत श्रेणी कहते हैं, विश्व विरासत की सूची में भारतीय स्थल को शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम की मिश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है, जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक स्थल संसाधन की श्रेणी में शामिल है। तेलंगाना के मुगलू जिले में पालमेट रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रमप्पा मंदिर भी का नाम से जानते या जाना जाता है, को भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में और 40वें के रूप में आपको कौन, धौलावीरा को, जो हड़प्पा काल का एक स्थल था, ये महत्वपूर्ण स्थल था। तो इसके बारे में आप लोग 4 पॉइंट में बताइए क्यों महत्वपूर्ण था। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं इसके 4 महत्वपूर्ण विशेषता जिसके कारण आपको यूनेस्को में ये शामिल हुआ है, तो आप लोग ये बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न आपको मिलेगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव प्रवास का कितना वर्ष नवंबर 2020 में पूरा किया? अर्थात प्रश्न यहाँ यह है पूछने का, जो इंटरनेशनल जो स्पेस जो सैटेलाइट है स्टेशन है IAS जो है, वो अपना कितना कार्यकाल पूरा किया है नवंबर 2020 में? इसका कहने का प्रश्न का मतलब यही हुआ, अर्थ यही हुआ है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 20 वर्ष। यह अपना वर्ष नवंबर 2020 में अपना कार्यकाल का 20 वर्ष पूरा कर चुका है। यह 20 वर्ष पूर्व भारत के जो पृथ्वी की निचली कक्षा है पृथ्वी की, वहाँ पर प्रक्षेपित किया गया था, और यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से किया जाता है या स्थापित किया गया। इसमें क्या सभी लोगों का है, इसे आप लोग देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, परमाणु पर मानव प्रवास, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ कुछ हो गया इरर, यहाँ पर इरर है कुछ, परमाणु प्रवास का 20 वर्ष नवंबर 2020 में पूरा किया है, जो रूसी स्पेस क्राफ्ट सोयूज के साथ कजाकिस्तान के बेकानूर स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 31 अक्टूबर 2000 को उड़ान भरी थी। तो कहाँ से भरी थी? रूसी स्पेस क्राफ्ट से। किससे गई थी? सोयूज से गई थी, कजाकिस्तान के बेकानूर से गई थी। यह महत्वपूर्ण स्पेस स्टेशन है जहाँ से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है उपग्रहों को। और 30 अक्टूबर 2020 को, 2 नवंबर 2020 को इस कक्षा में स्थापित हो गया, इसलिए नवंबर 2020 में से अपना 20 वर्ष पूरा किया है। अंतरिक्ष
जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 15 विभिन्न देशों की 5 अंतरिक्ष एजेंसियां कार्य कर रही है संयुक्त रूप से, जिसमें कौन कौन है शामिल आप लोग को याद रखना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या भारत इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 5 एजेंसी कौन कौन है? नासा है, रास्मकोस है रूस का, जाक्सा जापान का, यूरोप का यूएसए है, सॉरी ईएस होगा यूरोपीय, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट है आप लोगों को कनाडा का सीएसए। और आपको ये 5 जो राष्ट्र हैं एजेंसियां हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में, अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेशन है वहाँ सहयोग करती है, वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल है इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में। पर भारत जैसे देश क्या यहाँ प्रत्यक्ष रूप से शामिल है या अप्रत्यक्ष रूप से, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत के रूप में विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984, कल्पना चावला 1997, सुनीता विलियम 2006 और शीर्षा बंदाला 2021 में 4 भारतीय मूल के व्यक्ति जो अंतरिक्ष जो स्टेशन में यात्री रहे हैं या कर चुके हैं। तो आप लोगों को प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि 2021 में एक भारतीय मूल के जो वासी हैं वो इस स्टेशन पर गए हैं। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है किसी भी टर्म में। हो सकता है प्रश्न यहाँ से भी हो सकता है यहाँ से भी हो। कितने लोगों का सहयोग है, कितने एजेंसियाँ का, या कौन गया है, अब तक कितने लोग गए हैं, या अब तक सर्वाधिक किस देश के यात्री वहाँ सफ़र किए हैं। तो इसमें अब तक अमेरिका के 152 जो यात्री हैं वो गए हैं, जबकि 48 रूस के 48, भारत के अभी कोई भी नहीं गया है, केवल भारत मूल के लोग गए हैं, पर भारत के प्रत्यक्ष रूप से अभी तक कोई नहीं गए। यहाँ पर आपको प्रश्न में ये भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग को इसी प्रकार से ट्रिकी प्रश्न पूछा जा सकता है, इस बार तैयार रहिएगा आप लोग सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न आपको है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना द्वितीय चरण कब प्रारंभ किया गया? यह महत्वपूर्ण योजना है, आप लोग इसको ट्रिपल स्टार में रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो कब किया गया? जनवरी 2019, अप्रैल 2019, जनवरी 2020, अप्रैल 2020, नन ऑफ एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, अर्थात उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका उत्तर सही क्या होगा? इसका उत्तर आपको अप्रैल 2019 में होना चाहिए। जी जरूर हो, यही है 1 अप्रैल 2019। देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना का द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ किया गया, जिसकी अवधि 3 वर्ष की थी। तो 3 वर्ष की अवधि कब पूरी होगी आप लोग बताइए। तो इसके जो अवधि थी जबकि प्रथम अवधि कब प्रारंभ की गई? प्रथम अवधि 1 अप्रैल 2015 में की गई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फेम इंडिया योजना के द्वितीय चरण के तहत 10,000 करोड़ रुपये आपको परिव्यय किए जाएंगे, जो अनुमानित है। ये राशि बढ़ भी सकती है। तो यह आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। फेम इंडिया कब प्रारंभ किया गया द्वितीय चरण, कितनी राशि है, या कितनी अवधि के लिए है? 3 वर्ष की अवधि के लिए है। इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जाएगा या जा सकता है, इसके संदर्भ में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा नए प्रस्तावित 18वां जोन जो है उसका मुख्यालय कौन सा है? 18वां जोन बन चुका है रेलवे का, अब तक 17 थे। 17 में सबसे लंबी रेलवे जोन कौन सा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका उत्तर देख लेते क्या है। जयपुर, ऑप्शन बी मालीगांव, ऑप्शन सी गंटूर, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम, उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, विशाखापट्टनम होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा प्रस्तावित 18वां जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन, आप लोग याद रखिएगा, यह 334-96 किलोमीटर का होगा, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। इसके तहत गुंटूर, विजयवाड़ा 3 मंडल शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त आपको और भी जानना चाहिए, 27 फरवरी 2019 को पीयूष मंत्री, जो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी। वर्तमान में कौन है आपको रेल मंत्री, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। उत्तर रेलवे जोन
देश का सबसे लंबा रेलवे जोन है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है 6968। यह और भी आंकड़ा आप लोग कहीं कहीं देखने को मिलेगा, पर यह आंकड़ा PIB से लिया गया है, तो इसलिए आप लोग इस आंकड़े पर विश्वास कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न क्या है। आपको करंट अफेयर्स का यह सेगमेंट चल रहा है, जो भी अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करते रहें। चलिए, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अर्थात RCEP जो है बहुत ही चर्चा में रहा है, उसके संबंध में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा या मिल सकता है। कब हस्ताक्षर किया गया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इससे जो रीजनल कम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक जो RCEP का संबद्ध देश है, आसियान प्लस उसके सहयोगी देश, दशा और दिशा को बदलने वाला है, उनका जो यह दावा है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत अभी वेट एंड वॉच में है यहाँ इस संगठन में, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको बनते हैं PT ओरिएंट आप लोग जरूर बनाइए, ये मेंस का भी टॉपिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP आसियान के 10 देश। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आसियान के कौन कौन 10 देश हैं। नेक्स्ट है 5 सहयोगी राज्य जैसे जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया 15 नवंबर 2020 को, अर्थात 15 नवंबर ऑप्शन डी में चला गया, को हस्ताक्षर किए, जबकि 35वां शिखर सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था। यह कब निर्णय लिया गया था ये भी आप लोग को ध्यान रखना चाहिए यहाँ से, और यह 37वां में यह हस्ताक्षर कर दिया गया। भारत इस समझौते में शामिल नहीं हुआ, हालांकि इसके लिए सभी द्वार अभी खुले रखे हैं, अर्थात वेट एंड वॉच की स्थिति में भारत है। अभी भारत अपना सारे आंकड़ों को संबद्ध कर लेगा, अच्छा दुरुस्त कर लेगा, उसके बाद उसका है कि वहाँ हम शामिल होंगे। इसके मेंस में अलग ही टॉपिक बनता है, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी जब मेंस की क्लासेज होंगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न आपको आएगा। हाल ही में किस देश ने स्वयं को गणराज्य के रूप में मान्यता दिया था? अभी तक कौन ऐसा राष्ट्र है जो स्वयं को गणराज्य के रूप में, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि गणराज्य का अर्थ होता क्या है, क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं जानेंगे गणराज्य होता क्या है तो इसके संदर्भ में आप लोग बातें नहीं समझ पाएंगे। बहुत से लोगों को पता होगा, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका साइंटिफिक जो आप लोगों को जो परिभाषित किया गया है पॉलिटिकल साइंस में, वो आप लोग बताइए। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। केनिया, ऑप्शन बी हैती, ऑप्शन सी बारबाडोस, ऑप्शन डी कांगो, उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपको इसका बारबाडोस होगा। तो देखते हैं, आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राष्ट्र के प्रमुख पद से हटाते हुए बारबाडोस को ब्रिटिश उपनिवेश बनाने से के लगभग 400 वर्ष पश्चात विश्व का सबसे नया गणराज्य या नवीनतम गणराज्य बन गया है। हालांकि बारबाडोस 54 राष्ट्रमंडल देशों का एक देश बना रहेगा, अर्थात जो राष्ट्रमंडल संगठन है उसमें सदस्य बना रहेगा। जैसे भारत भी है राष्ट्रमंडल का सदस्य, वैसे ये भी रहेगा। 30 नवंबर 1966 को बारबाडोस की स्वतंत्रता का 95वां वर्ष यह मनाया गया, जिसमें गणतंत्र की स्थिति प्राप्त किया। तो आपको बारबाडोस के स्वतंत्रता भी पूछ सकता है, यह कब आज़ाद हुआ था ब्रिटिश उपनिवेश से। तो किसी भी एंगल से आप लोग को प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ शामिल किया जाता है। इसके भी इतर कुछ चीज़ें होती जिसको मैं नोटिफाई कर देता हूँ, आप लोग ध्यान दिए, ताकि प्रश्न अब की बार 110 के पार हो। ये जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, हमारा लक्ष्य है, हमारी युक्ति का लक्ष्य है कि जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े उनका इस बार स्कोर 110 के पार होना चाहिए। प्रयास आप लोग कीजिए, हम लोग अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, आप लोग के प्रयास के बिना यह संभव नहीं होगा। गणराज्य का अर्थ क्या था? जनता द्वारा चुनी प्रत्यक्ष सरकार से होती है, अर्थात उसका राष्ट्राध्यक्ष जो होगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष रूप से द्वारा चुनी जाती है, उसे ही गणराज्य कहते हैं, जैसे भारत में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखते हैं। लंबा वीडियो हो जाता है क्योंकि मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ और भी बातें बोलता हूँ, तो सब्र के साथ पढ़िए, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जनवरी 2021 में अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट जो है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा FDI वर्ष 2020 में सकारात्मक रहा? जो दिया गया है राष्ट्र, उनमें कौन सा अंकटाड की रिपोर्ट जो आती है उसके आधार पर। अब IMF की रिपोर्ट अलग आएगी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अलग आएगी, पर अंकटाड भी एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसकी रिपोर्ट आप लोगों को जाननी चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है।
तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम, कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत। तो जनवरी 2021 में अंकार्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड डेवलपमेंट जो है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है। भारत को एफडीआई वर्ष 2020 सकारात्मक रहा। केवल भारत ही ऐसा था जहां सकारात्मक, बाकी सभी देशों में नकारात्मक रूप से अब देखने को मिला है। जो यहाँ पर दिए गए हैं राष्ट्र हैं उसमें कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 में संपूर्ण विश्व में विदेशी प्रत्यक्ष विदेश निवेश में जो भारी गिरावट दर्ज की गई, जहां 13% की वृद्धि के साथ भारत में एफडीआई अंतर्प्रवाह देखा गया। अर्थात यहां 13% की वृद्धि हुई। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कितना डॉलर रहा? 57 अरब डॉलर का यहां अंतर्प्रवाह हुआ, ये भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट में 2020 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वैश्विक तौर पर 42% की गिरावट दर्ज की गई। तो ये भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, जो कि वर्ष 2019 15,000 अरब डॉलर के स्तर से गिरकर 2020 में कितना अरब हो गया? आपको 859 अरब डॉलर का यह अंतर्प्रवाह विश्व में देखने को मिला। इससे संबंधित आंकड़े आपको नेक्स्ट टेक्स्ट में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस अंतर्प्रवाह जो एफडीआई का टॉपिक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बीपीएससी में भी देखने को मिलते हैं या देखे जा सकते हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17वां क्वेश्चन है पीएम आशा निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो आप लोग को सही उत्तर बताना है किस योजना से संबंधित है। तो पहला सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ऑप्शन सी 2,000 रुपये प्रत्यक्ष हस्तांतरण जो किसानों को दिया जाता है, गरीबी भारत छोड़ो अभियान। यह भी एक योजना आया था, तो इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ऑप्शन बी होगा। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। कृषकों को उसकी उपज का पूरा मूल्य दिलाने हेतु प्रधानमंत्री अन्नदाता आरक्षण अभियान पीएम आशा को शुरू किया गया, जो 12 अगस्त 2018 को शुरू किया गया था। 1 दिसंबर 2018 को पीएम आशा योजना शुरुआत किया गया, जिसमें 2 हेक्टेयर तक की खेती कृषि योग के खाते में 2,000 रुपये की किस्तों में 3 किस्तों में जारी की गई। नवीनतम किस्त जारी कब किया गया? 1 जनवरी 2022 को। तो ये भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, नवीनतम किस्त कब जारी किया गया। गरीबी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत 11 अक्टूबर 2017 को किया गया है। चलिए इसके साथ ही आप लोग विभिन्न इसे स्कैन कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। केवल स्कैन करना है, गूगल के या सेटअप होता है, गूगल पर जाइए, वहाँ पर स्कैनर होता है, स्कैन करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। या वेबसाइट आप इसे यूज कर सकते हैं www.yuktiis.in में। यहाँ पर आप लोग बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं जो फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही गूगल प्ले आप लोग स्टोर ऐप इंस्टॉल कीजिए, और यहाँ पर जो भी सुविधाएँ आप मोबाइल पर भी अपना मोबाइल अपनी कक्षा के रूप में अपना फ़ायदा ले सकते हैं। अब आप लोग पर डिपेंड करता है किस रूप से इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि बेहतर पोर्टल बनाया गया, बेहतर वेबसाइट बनाया गया, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रश्न आप लोग को क्यों पूछा गया है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। भारत में सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता का पुनर्नियुक्ति कब किया गया है? या यह भी प्रश्न होता है कि तुषार मेहता की नियुक्ति किस पद पर पुनर्नियुक्ति की गई है? तो इसके संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जून 2020, अगस्त 2020, मार्च 2021, नवंबर 2021, अप्रोक्सीमेट कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन आपको इसका सही ऑप्शन होगा जून 2020। सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता की नियुक्ति जून 2020 में की गई। वर्तमान इनका कार्यकाल 2023 तक होगा। यह 23 तक इनका प्रथम नियुक्ति कब किया गया? तो 2018 में किया गया था। सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का दूसरा सबसे विधि अधिकारी होता है, जबकि भारत का प्रथम विधि का कौन होता है? महान्यायवादी के तहत सॉलिसिटर जनरल काम करता है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल का कर्तव्य कानून अधिकारी सेवा शर्त अधिनियम 1987 के तहत निर्धारित है। तो किसके तहत निर्धारित है? आप लोगों को यहाँ प्रश्न देखने को मिलेगा इससे संबंधित। भारत में महान्यायवादी के वेणुगोपाल की पुनर्नियुक्ति जून 2022 तक के लिए किया गया है, जिनकी नियुक्ति संविधान का अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायाधिपति का पद प्रावधान है। यह आपको यहाँ देखना है, इस सबसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19वां क्या प्रश्न है आपको। 19वां प्रश्न आपको 19वें प्रश्न के रूप में देखते हैं। 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति न्यायमूर्ति A.M.V. रमन्ना का कार्यकाल कब समाप्त होगा। तो यहाँ प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे उस दौरान यह नज़दीक इनका कार्यकाल होगा, तो इसके संबंध प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। या पुनर्नियुक्ति कब किनकी होगी ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है आपको जुलाई 2022 में, अगस्त 2022 में, सितंबर 2022 में या अक्टूबर 2022 में। तो इनका कार्यकाल समाप्त होगा अगस्त 2022 में। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त न्यायमूर्ति हैं A.M.V. रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 को समाप्त होगा, जबकि इनकी नियुक्ति कब की गई थी 14 अप्रैल 2021 को। तो केवल 48वें हैं, तो नेक्स्ट 49वें बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आपको लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो महिला न्यायाधीश के संबंध में तो आप लोग को ध्यान रखना है, तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 20वां निम्नलिखित में से किनका भारत के नए लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट के रूप में नियुक्ति की गई है। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यहाँ कौन सा प्रश्न आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी अजय त्यागी, ऑप्शन सी सोमा राय बर्मन, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र खुंटिया। तो ऑप्शन उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर कौन होगा। इसका उत्तर सही सी होगा, सोमा राय बर्मन की नियुक्ति की गई है 24वीं महालेखा नियंत्रक के रूप में, CGA के रूप में की गई है। चलिए देखते हैं इसके संबंध में और भी बातें की गई। गिरीश चंद्र मुर्मू की नियुक्ति नियंत्रक महालेखा कैग के रूप में की गई है। इनके पूर्व गिरीश चंद्र मुर्मू कहाँ के, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे, अर्थात राज्यपाल थे वहाँ के। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। 21वां प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इस लोग ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि ये छोटा किया हुआ बहुत इसमें मैटर था। क्योंकि PPT में ये इश्यू होता है कि ज़्यादा मैटर लिख देने के बाद वो नेक्स्ट पेज में चला जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम सबसे अधिक खुले शौच में मुक्त ODF कॉन्सेप्ट जो आया था उसमें गाँवों की सूची में प्रथम है, यह नवीनतम है। O+ वाले सूची वाला जो नया आया है उसके वर्गीकरण में यह बात की जा रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त में कोई एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपको तेलंगाना होगा, यानी अर्थात ई चला जाएगा इसका उत्तर सही उत्तर। तो देखिए मैंने बात ही बोला था कि 100% अब श्योर नहीं रहते, तो प्रश्न ई के संदर्भ में आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तेलंगाना स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 ग्रामीण जो चरण 2 है उसके सबसे अधिक खुले शौच मुक्त ODF गाँव ODF+ जो मैं अभी बात कर रहा था O+ के चरण में गाँव की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जहां 14,200 गाँवों में से 137 गाँव जो है ODF सूची में शामिल किया गया है। लगभग 96.74% जो सूची है जो ODF फ्री हो गई, ODF+ की सूची में शामिल है। जबकि इस श्रेणी में दूसरा स्थान आपको तमिलनाडु में, जहां 35.39। देख लें कितना भारी अंतर है। तो आप समझ सकते हैं ODF+ जो कॉन्सेप्ट है वो किस रूप से प्रगति कर रही है। तो सभी लोग इसमें सहयोग करें, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको समझाइए कि ये स्वच्छता किस रूप से आपको ODF किस रूप से आपके स्वास्थ्य वर्धक कार्य स्वास्थ्य आप लोगों को बनाए रख सकता है। अगर आप ODF कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं तो बहुत सी बीमारियों को यह दूर रखता है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने प्रयासों में तेजी लाने स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया था। इससे इतर कुछ प्रश्न था उसे ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपको एक सेकेंड, यह डबल प्रश्न हो गया, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 22वां, अब्दुल्ला हमदोक
निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री से इस पद से इस्तीफा दिए हैं? एक्चुअली यहाँ ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ गया होगा। चलिए ऑप्शन डी सूडान, डायरेक्ट पढ़ दूँ सूडान। वैसे केनिया, फिजी, नाइजीरिया दिया हुआ है, पर सूडान से इनको अपना पद इस्तीफा दे दिया क्योंकि वहाँ सत्ता परिवर्तन को लेकर बातें चल रही हैं। तो इसके संदर्भ में सत्ता परिवर्तन जहाँ जहाँ हुआ है आप लोग ध्यान रखिएगा, वहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। उस देश के संबंध में बहुत सी बातें आप लोग पूछ सकता है, ज्योग्राफी में हो या पॉलिटी में हो, सॉरी पॉलिटी कहते हैं आपको, करंट में हो, मिसलिनियस में हो, इससे प्रश्न आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट आपको प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 23वां में आप लोगों को भारत के प्रथम क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन ए क्रिप्टो वायर, ऑप्शन डी डीजी क्रिप्टो, ऑप्शन डी क्रिप्टो मार्ग, डॉग कॉइन, यह प्रश्न कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको क्रिप्टो वायर ऑप्शन ए होगा, क्रिप्टो वायर। भारत में प्रथम क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स I615 को क्रिप्टो वायर द्वारा जारी किया जाएगा या घोषणा किया गया, जो कि टिकर प्लांट का एक व्यावसायिक इकाई है। ये टिकर प्लांट एक उसकी व्यावसायिक इकाई के रूप में ये कार्य करता है। नेक्स्ट है बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, कार्डोनी, लाइटकॉइन, एरिथियम, XRP, चैनलिंग, यूनिसेफ, डॉग कॉइन्स, टेरा आदि 15 क्रिप्टो करेंसी को इस सूची में शामिल किया जाएगा या इसमें किया गया है। इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला प्रथम राज्य या प्रथम देश कौन सा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपको 24वां प्रश्न जल्दी खत्म हो जाएगा करंट का सेशन, उसके बाद नेक्स्ट सेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत जल्द ही। लोसर महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लोसर बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, महोत्सव उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए, और इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलता है बीपीएससी में। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी आपको जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो ऑप्शन ई चला जाएगा, इसका ऑप्शन ई चला जाएगा क्योंकि लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मनाया जाए जो कि नए वर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ होता है नया वर्ष। ये एक तिब्बती शब्द जिसका अर्थ होता है नया, ये थोड़ा रिपीट हो गया था क्योंकि कुछ एरर सॉफ्टवेयर में आया हुआ, इसके वजह से इसे जल्द ही सुधार किया जा रहा है। यह अन्य भी नामों से जाना जाता है। इस लद्दाख में बहुत से पर्व पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान देना है। जो भी प्रश्न है नॉर्थ ईस्ट के प्रश्न हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनको, साउथ के जो स्टेट हैं उनका, और पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड राज्य के जो आप लोगों को जनजातीय जो उत्सव होते हैं उन लोगों को आप लोग को देख लेना, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट 5वां देखते हैं। आप लोगों को यहाँ से प्रश्न बताना है क्या बाल विकास, यह VVI प्रश्न है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है 67 में। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए जो विधेयक पास किया गया उसके संबंध जांच करने के लिए गठित संसदीय समिति अस्थायी समिति एकमात्र महिला सदस्य निम्नलिखित में से कौन है या कौन है? जिसमें एकमात्र महिला सदस्य हैं जो संसदीय स्थायी समिति का गठन किया गया, उसमें तनुजा लकाड़े, सुष्मिता देव, मोना सिंधे, सुनीता छाबड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आप लोगों को इसका आप लोगों को हो जाएगा आपको सुष्मिता देव, सॉरी मुझे भी अभी थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा था, हाँ सुष्मिता देव होगा। बाल विकास जो बाल विवाह निषेध संशोधन नियम 2021 के जांच के लिए गठित 31 संसदीय स्थायी समिति में एकमात्र महिला सदस्य जो श्री सुष्मिता देव जो TMC की सांसद प्रतिनिधि है, वो एकमात्र सदस्य हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इस समिति का अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 7 व्यक्तिगत कानूनों को इसमें शामिल किया जाएगा, उस पर राय देने की बात की गई है, जिसमें कौन कौन है? भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, पारसी विवाह अधिनियम, तलाक अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आवेदन अधिनियम, विशेष कानून विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
और बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम 2021 के बदलाव करने की इच्छुक है। यह संशोधन विधेयक जब पारित करके अधिनियम बनेगा उस समय। चलिए नेक्स्ट 25वां देखते हैं। 26वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 26वां में आप लोगों को प्रश्न मिलेगा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह आपको इससे संबंधित प्रश्न मिसाइल हाइपरसोनिक से प्रश्न देखने को मिलता है। इसका तो उत्तर पहले ही दिखा दिया गया है। यह सब कुछ एरर है सॉफ्टवेयर में, भी कुछ समय दीजिए, हम लोगों को इस सब को सुधार लेंगे। क्योंकि तिस्कोन जो हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है किस देश के सफल परीक्षण किया, तो ये रूस, आप लोग ऑप्शन में तो देख ही लिए हैं। तो हाइपर जो क्रूज मिसाइल है उसका वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है, कितने श्रेणियों में किया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए। यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल गति 9 गुना तेजी हो उड़ान भरने में सक्षम। इसकी मारक क्षमता कितना 1000 किलोमीटर 620 मील है। भारत का जो क्रूज मिसाइल है वह कौन है, हाइपरसोनिक है या कौन सा श्रेणी का है, आप लोग ब्रह्मोस कौन से श्रेणी का, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चलिए 27वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। यह भी प्रश्न आपको हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, तो इसलिए प्रश्न पूछा गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, प्रिया रुंचाल, अश्विनी वैष्णव, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी होगा, अश्विनी वैष्णव के द्वारा। यह अभी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन ISM की शुरुआत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर वेपर जो फैब्रिकेशन सुविधा की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना है, इससे संबंधित है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए रुचि रखने वाली कंपनी इस मिशन में मदद मिलेगा। तो ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है साइंस वाले पार्ट में। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो यह ध्यान में रखिएगा। ये सब प्रश्न आपको टैली होता है, तो यहाँ से प्रश्न आपको बन सकते हैं। चलिए 28वां नंबर का प्रश्न क्या, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जो मिलन अभ्यास है उसका आयोजन भारत कहाँ करेगा, तो ऑप्शन सी होगा, कटक करेगा। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन भारत कटक बोल दिया, विशाखापट्टनम में किया जाएगा, जिसमें 46 राष्ट्रों के नौसैनिक बेड़े। तो यहाँ 46 देश, तो 46 देश ये पूछ सकता है कितने देशों के द्वारा। इसका विषय था अवधि सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग के विषय के साथ अभ्यास मिले 11वां संस्करण आपको यह किया गया। 25 जनवरी 2022 को आरंभ होगी, जबकि इसका समापन कब होगा, 1995 कब संस्करण किया गया था, 1995 में। यह द्विवार्षिक होता है, 2 वर्ष पर होता है। तो बहुराष्ट्रीय नौसैनिक मिलन में USA, रूस, जापान, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, ईरान, वियतनाम, फ्रांस, USA कुल 46 देश शामिल होते हैं भारत के इस सम्मेलन में। नेक्स्ट प्रश्न आपको है 29वां प्रश्न देखते हैं क्या है। आपको नेक्स्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो निम्नलिखित में से किस वर्ष में विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, किस वर्ष प्रथम बार मनाया गया, आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए 2005, 2009, 2016, 2019 यह में से विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका प्रथम आयोजन 2019 में किया गया है। तो प्रश्न आपको देखिए इस प्रकार से भी पूछा जाता है, वर्ष किस वर्ष देकर वर्ष दे दिया जाएगा, पर प्रथम ही जब 19 में मनाया गया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न इस तरह प्रथम भी पूछ सकता है या किस वर्ष से, तो वर्ष 2019 में मनाया गया प्रथम। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा प्रश्न, तो कंफ्यूज नहीं होना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2018 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव दिया, जो दृष्टिहीन बाधितों के लिए, लोगों के लिए बहुत ही बेहतर प्रयास किया गया है। बेल प्रत्येक अक्षर की संख्या, संगीत, गणितीय और वैज्ञानिक प्रतीकों के प्रतिनिधित्व करते 6 बिंदुओं का उपयोग करता है। ध्यान रखिए कितने बिंदुओं का, 6 बिंदुओं का। जिसके वर्णमाला और संख्यात्मक प्रतीक होता है। ब्रेल लिपि का विकास लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था यह भी आप लोगों को ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में बताइए कब किया गया था। लुई ब्रेल का जन्म 1809 में 4 जनवरी 1809, इन्हीं के जन्म दिवस का अवसर पर यह मनाया गया।
करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन आज है। उससे पहले आप लोग टेलीग्राम पर जो जुड़े अभी तक नहीं है वो जुड़ जाए। डेली क्विज होता है, वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। वेबसाइट डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले से ऐप डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पर जाकर देखिए, वहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ आप यूज कर सकते हैं और सभी प्लेटफॉर्म का मज़ा ले सकते हैं, एंजॉय के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। धीरे धीरे और भी रीच हो रहा है वेबसाइट, आप लोग देखिए क्या आप लोगों को बेहतर मिलेगा। वर्तमान में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश के पास है? तो प्रश्न आप लोगों को यह भी आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं क्योंकि इंग्लैंड इससे बाहर हुआ है, तो प्रश्न इससे पूछ सकता है। तो इस समय कौन है? जर्मनी, इटली, फ्रांस, चेक गणराज्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी है, फ्रांस। तो कौन है? फ्रांस है के पास है। फ्रांस 6 माह के तक यूरोपीय संघ के परिषद का अध्यक्ष करेगा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति अभी कौन है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके उपरांत चेक गणराज्य यूरोपीय संघ का परिषद का अध्यक्ष होगा। तो देखिए दोनों प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकते हैं। उसका उत्तर कि नेक्स्ट जो होगा कौन होगा, तो इससे पूर्व कौन था, ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्षता आपको घूर्णन विधि या चक्रीय विधि से और रोटेशनल विधि से होता है। ABC अल्फ़ाबेट से होता है जो, और ये 6 वर्षीय होता है। सबको पावर ट्रांसफ़र होते जाता है इस प्रकार से। यूरोपीय संघ के कुल 27 देश है। 27 देश इसलिए लिख दिया, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, पर ये जरूरी नहीं है केवल 27 देश। आपको 27 देश में किसी का भी नाम पूछा जा सकता है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट प्रश्न जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा 31वां, वो आपको कल सेशन में शामिल कर लिया जाए। तब तक के लिए आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, अपना स्कोर रिच कीजिए और टारगेट रखिए 110 के पार स्कोर करने का। जो भी होगा हमारा सहयोग आप लोग तरफ से किया जाएगा। अब PDF भी अवेलेबल कराया जा रहा है। आप लोग जाइए वेबसाइट पर या ऐप पर कहीं भी जाइए, महत्वपूर्ण PDF है जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे मैं ग्रुप में लिंक उसका शेयर कर दूंगा, आप लोग फिर भी वेबसाइट और वेब पर जाइएगा, वहां पर इम्पोर्टेंट PDF लिंक होगा, आप लोग उसे क्लिक करके उसे डाउनलोड कीजिए। न्यूनतम फी रखा गया मात्र 21 रुपया। वो क्यों? क्योंकि आप लोग को महत्वपूर्ण टॉपिक वहाँ से कवर हो जाए। उस टॉपिक से ही आपको 20 से 25 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, उस PDF से ही 20 से 25 प्रश्न आपको केवल उसी PDF से मिलेंगे। इतना असरदार PDF बना है उसमें, आप लोग जाइए डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।